नमस्कार ज्ञानी बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाते हुए आज शाम तक का समय दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग को आज शाम तक निश्चित रूप से दे दे। चुनाव आयोग इसको 15 तारीख तक अपने पोर्टल पर डाल भी देगा। सवाल यह उठता है कि इससे सामान्य जनता को क्या लाभ होगा। क्या सामान्य जनता को इससे कोई लाभ होने वाला है? एक आंकड़ा तो सार्वजनिक पहले ही हो चुका है कि किस पार्टी को कितना कितना धन इलेक्टोरल बॉन्ड से अभी तक प्राप्त हुआ है। यह तो हमारे पास है, लेकिन दूसरा आंकड़ा जो स्टेट बैंक अब देगा, आज शाम तक देगा, जिसकी आशा है कि वो दे देगा, और यदि नहीं देता है तो निश्चित रूप से लोगों की धारणा बनेगी कि इसमें भयंकर रूप से घोटाला है। तो एक लाभ तो ये होगा कि घोटाला करने की आवश्यकता असंवैधानिक कानून बनाकर, असंवैधानिक, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नियम बनाकर, कानून बनाकर, व्यवस्था बनाकर इस तरह का कार्य क्यों किया गया। अब ये यदि स्टेट बैंक चंदा देने वालों की सूची सार्वजनिक कर देगा तो जनता को क्या लाभ होगा? जनता को लाभ होना है, लेकिन शायद लोग कम समझ पा रहे हैं कि इससे जनता को लाभ होगा क्या। एक तो बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। आखिर सरकार की, मोदी जी की, बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि गैर संवैधानिक, जो उस समय भी रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई थी, उसके बाद भी सरकार को लाना पड़ा। तो गैर संवैधानिकता का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर लगना चाहिए, जो कि शायद अभी तक नहीं लग रहा है। अब स्टेट बैंक जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उनकी सूची जारी करेगा। उससे क्या होगा? उससे जनता को लाभ क्या होगा? पहली बात तो आप यह समझ लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा नाम अडानी अंबानी का निकलने वाला नहीं है। अडानी अंबानी ने जितना चंदा दिया होगा वह दूसरे माध्यमों से दिया होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से देने की अडानी अंबानी को आवश्यकता नहीं है। यदि उन्होंने दिया भी होगा तो किसी दूसरी सहायक कंपनी के माध्यम से दिया होगा। इसमें जो सूचियां निकल कर आएंगी कि किसने किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, आप देखिएगा। आप ये वीडियो यदि देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को, चुनावी चंदे को जिसमें जिसने जिसने इसमें पैसे दिए हैं वह लगभग समाज में, जनता में, उद्योग जगत में परिचित नहीं होंगे। आप यह बात देखिएगा। और अधिकांश कंपनियां जिन्होंने बड़े बड़े चंदे दिए हैं वह व्यापार ही नहीं करती होंगी, वह केवल एक लॉबिंग क्षेत्र की कंपनियां होंगी जो अपने अपने क्षेत्र की लॉबी सरकार में करती हैं। अधिकांश कंपनियां इसमें निकल कर वही आएंगी जो व्यवसाय नहीं करती। और तब यह प्रश्न उठेगा
कि यह कंपनी व्यवसाय करती नहीं है, लाभ पैदा नहीं करती, लाभ नहीं प्राप्त करती, तो इसने चंदा दिया क्यों? आखिर इसका चंदा देने का उद्देश्य क्या है? और अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे, अधिकांश कंपनियां ऐसी मिलेंगी जिनके केवल ऑफिसेज भारत में होंगे और उनकी मदर कंपनी, सिस्टर कंपनी, बड़ी कंपनी, मुख्य कंपनी कहीं बाहर होगी और वहाँ से उनके ब्रांच में ऑफिस चलाने के लिए धन आया होगा और उस धन को अनेक राजनीतिक पार्टियों को वितरित किया गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने मोदी जी को कहते सुना होगा कि हमने 2 करोड़ शेल कंपनियों को बंद कर दिया। इसकी सत्यता भी सामने आएगी और जनता को यह पता लगेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किन लोगों से राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से असंवैधानिक तरीके से भारत में लाई गई थी। ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन होगा इस लिस्ट से। लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी इसका क्या प्रभाव होगा। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सिद्ध होगा यदि इस तरह की कंपनियों के नाम उजागर हुए जो व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं, जो कोई लाभ नहीं कमाती हैं, जिनके उत्पादन विपणन का कार्य भारत में नहीं है, केवल लॉबिंग का कार्य जो कंपनियां करती हैं। मेरा अंदाज़ा यह है कि उस क्षेत्र के अधिकांश व्यापारी इस योजना के माध्यम से इसमें जुड़े निकलेंगे। 15 तारीख तक का समय है। 15 तारीख के बाद ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। 26,000 जानकारियाँ लगभग उपलब्ध होंगी। उसका आंकलन करने के लिए एडीआर ने बहुत प्रयास पहले से ही तैयार किए होंगे और भी अनेक संस्थाएं हैं जो इनका विश्लेषण करेंगी और यह बताएंगी कि यह कंपनी जिसने इतना पैसा दिया वास्तविकता में यह क्या करेगी। यह हमारे आपके जानने की क्षमता से बाहर की चीज़ है। यह जो संगठन है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ PIL दाखिल की, यही लोग इसका विश्लेषण करके हम लोगों को बताएंगे कि इसमें इस कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के इस तारीख में बॉन्ड खरीदे, लेकिन इस कंपनी का किसी भी प्रकार के व्यापार में भारत में योगदान नहीं है। इसकी मदर कंपनी कहाँ है और इसकी मदर कंपनी का काम क्या है, तब असलियत पता लगेगी कि ये चुनावी बॉन्ड योजना गैर संवैधानिक मोदी जी द्वारा किसके लिए लाई गई थी। भारतीयों को विशेष रूप से इससे कोई परेशानी, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली, भारतीय व्यापारियों को भी नहीं होने वाली। वो तो पहले भी चुनाव में पैसा दे सकते थे और उन्होंने उसी तरह से दिया होगा। उनको गुमनाम रहने की आवश्यकता नहीं है। गुमनाम रहने की आवश्यकता लॉबी क्षेत्र के लोगों को होती है। जो लोग लॉबिंग करते हैं उन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं लाया जाता। जैसे आप लोगों को बता दें लॉबिंग का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने सिगरेट का पैकेट देखा होगा जिस पर 70% हिस्से में लिखा होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। लेकिन सिगरेट कंपनियों की लॉबिंग इतनी तगड़ी है कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी सरकार उस पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। जब जो चीज़ हानिकारक है आप लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप उस पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। क्या कारण है? ये लॉबिंग का काम है। सिगरेट कंपनी की लॉबिंग दुनिया में सबसे बड़ी लॉबिंग है। इसी तरह शराब, तो इस तरीके की लॉबिंग, इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स में भी लॉबिंग होती है।
ये भी फार्मास्यूटिकल्स लॉबिंग बहुत तगड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लॉबिंग होती है कि सरकार सरकारी स्कूलों विद्यालयों को अच्छा ना बनाए और प्राइवेट विद्यालय हमारे चलते रहें और अच्छी खासी धनराशि हमको मिलती रहे, इसकी भी लॉबिंग है। स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों की स्थिति अच्छी ना करे सरकार तो प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़े और उनसे अच्छी खासी राशि प्राप्त कर पाएँ, इसकी भी लॉबिंग होती है। ताकि सरकार यदि सरकारी अस्पतालों को बहुत बेहतर कर देगी तो प्राइवेट अस्पतालों में कौन जाएगा। हर जगह सुविधा दे देगी तो प्राइवेट अस्पतालों में कौन जाएगा। तो ये लॉबिंग का खेल होता है और ये बॉन्ड व्यवस्था जो है, मेरा अनुमान है कि ये लॉबिंग क्षेत्र के लोगों के लिए बनाई गई। जो कंपनियां भारत में हैं ही नहीं, जिनका मुख्यालय भारत में नहीं है, उन लोगों के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। अब देखते हैं 15 तारीख के बाद क्या आंकड़े आते हैं, उनका विश्लेषण करेंगे तब पता लगेगा। तब तक के लिए, हमारी अगली वीडियो तक के लिए आप इसको अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट कीजिए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।